हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके क्या क्या मेन खास बातें हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग की फीचर्स। अच्छा, जब हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एक दिन में नहीं लिखा गया। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ब्रिटिशर से बहुत दिनों तक लड़ाई करते रहे कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट दे दीजिए। तो फर्स्ट टाइम जो है 1934 में, ये एक ईयर याद रखेंगे, इस 1934 में एक कांग्रेस, जो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी हुआ करती थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी के एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था एम एन रॉय। उन एम एन रॉय ने डिमांड किया, ब्रिटिशर्स के सामने एक आइडिया रखा कि इंडिया जो कंट्री है उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन खुद का होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोग ही लिखें और इंडिया का जो भी कल्चर है, यहाँ की डाइवर्सिटी है, उसी के अकॉर्डिंग में होना चाहिए। तो जब इन्होंने ये आइडिया दिया, तो जब आइडिया दे दिया तो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, लीडर्स थे, उनके दिमाग में यही चल रहा था कि जितना भी नेशनल मूवमेंट चल रहा था, जब बात करते हैं नेशनल मूवमेंट की, नेशनल मूवमेंट का मतलब हो गया कि कंट्री को आज़ाद कराने की बात हो रही है। और ये नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कब? 1915 में, जब हमारे वहाँ गांधी जी जो है, जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे थे, वो साउथ अफ्रीका से आए और एंड देन इंडिया में बहुत सारे जो है मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। पूरा का पूरा जो कंट्री है यूनाइट होने लगा। आप जम्मू कश्मीर में रहिए या कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में, मद्रास में, ऑल ओवर जितने भी उस टाइम के स्टेट्स थे, हर कोने में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में गांधी जी का नाम चलता था। तो अब क्या हो गया कि नेशनल मूवमेंट में की खास बात ये हो गई कि पूरा का पूरा कंट्री यूनाइट होके वो स्ट्रगल करने लगा कि हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। किसी से चाहिए? ब्रिटिश रूल से। तो सेवरल डिकेड्स तक, अब जो बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये बनी थी 1885 में, ठीक है, 1885 में। और हमें फ्रीडम मिली कब? वो मिली 1947 में। देख ही रहे हैं कितना साल का गैप है। तो ये सेवरल डिकेड्स तक जितने भी लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल किया। कई लोगों की जाने गई। आपने पढ़ा होगा जालियाबाग मैसाकर के बारे में, रॉलेट एक्ट आए उसके बीच में, देन नेशनल मूवमेंट हुए कई सारे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सब पढ़ेंगे हिस्ट्री में वन बाय वन करके। तो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे स्ट्रगल तो कर ही रहे थे। उनके दिमाग में एक चीज़ तो पक्का चल रहा था, जिस दिन हम इनके चंगुल से निकलेंगे ना, जिस दिन इनके हम चंगुल से निकलेंगे, ब्रिटिशर्स के चंगुल से निकलेंगे, अपने देश को एक ऐसा खूबसूरत देश बनाएंगे जहाँ रहने वाले सिटीजन्स को बहुत सारा राइट्स देना है। ब्रिटिशर्स जैसे मनमानी नहीं करनी कि भैया कोई बैठ के चुपचाप मीटिंग कर रहा है उसको उठा के आप जेल में डाल दो या उसको गोली मरवा दो। अब ब्रिटिशर्स से बिना पूछे आप कर नहीं सकते। वोटिंग राइट थी नहीं, चुनाव कभी कभार हुआ करते थे, चुनाव कभी कभार हुआ करते थे, और वोटिंग राइट भी उनको मिलती थी जो बहुत पैसे वाले थे। पढ़ने के लिए अच्छे खासे स्कूल नहीं थे, लिटरेसी रेट बहुत कम थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। ब्रिटिशर्स को इससे कुछ मतलब था नहीं, वो अपने फ़ायदे के बारे में हमेशा सोचते थे। तो हमारे जितने भी लीडर्स थे उनके दिमाग में था कि जब हम आज़ाद होंगे ना आपसे, यानी ब्रिटिशर्स से, तो बहुत ज़्यादा हम डेवलपमेंट करेंगे अपनी कंट्री का। और ये करेंगे कैसे? उन्होंने कहा कि कुछ जो हम ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। तो ये आखिरकार ये जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, वो आ ही गई। कब आई? वही 1934 एम एन रॉय के द्वारा। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने का जो आइडिया आया, तो हमारे जो लीडर्स थे ना, उनके दिमाग में खुशी की लहर छा गई। खुशी की लहर इन सेंस की, अच्छा अब जो है वो समय आ गया है कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के जाएंगे और हम अपनी कंट्री का एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार रखेंगे। तो हमारे जो उस टाइम के प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, प्रोमिनेंट लीडर में यानी जो बहुत नामे गिरामे लीडर्स थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आप याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस का नाम याद रखिए, ठीक है। तो ये सारे जो लीडर्स थे, इनका था कि नहीं, हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना है, और अपने मन से नहीं बनाना है, कंसेंसस से बनाना है। अब कंसेंसस क्या होते हैं?
कंसेंसस का मतलब ये होता है कि एक नियम हम बनाएं और जो हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनसे एक बार पूछा जाए कि अगर ऐसा नियम बनाया जाता है तो क्या आप सहमत हैं। जब सारे लोग सहमत होंगे तो उस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाएगा। तो सपोज करिए कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन था इंडिया में, 36 करोड़ पॉपुलेशन थे उस टाइम। तो सारे लोगों से पूछना भी एक तरीके से सही नहीं था। तो हुआ ये कि हम क्या करेंगे, इलेक्शन करवा लेंगे। इलेक्शन करवा लेंगे तो हर एक स्टेट से 2 लीडर 3 लीडर मंगवा लेंगे, बुलवा लेंगे अपनी कंस्टिट्यूशन असेंबली में। या फिर सपोज करिए कि मद्रास था प्रोविनेंस, फिर से मैसूर प्रोविनेंस था, कोलकाता था, मुंबई था, बॉम्बे जिसको बोलते थे उस टाइम, आपका यूनाइटेड प्रोविनेंस, उत्तर प्रदेश को उस टाइम यूनाइटेड प्रोविनेंस बोलते थे, आपका बिहार अगर वगैरह तो बंगाल का पार्ट था। तो ये सारे जो थे, यहाँ से प्लान हुआ कि एक एक लोगों को, दो दो लोगों को बुलवा लेते हैं, बुलवाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर बनवा देते हैं। साथ में हमारे वहाँ जितने टाइप के भी रिलीजन थे, 6 टाइप के हैं रिलीजन, हर एक रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करने वाले दो दो लोगों को बुला लेंगे। जैसे हिंदुइज्म से 2 लोगों को ले लिया गया, मुस्लिम कम्युनिटी से 2 लीडर्स को ले लिया गया, ईसाई कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से। उनको इसलिए बुला लिया गया कि उनके दिमाग में ये ना रहे कि अब बताइए कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं और इन्होंने हमारी राय ली नहीं, हमसे सहमति ली नहीं। तो इसलिए बता कि हम जो है फुल कंसेंसस के साथ ये सारी चीज़ें बनाएंगे कि कल को अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है तो माइनॉरिटीज़ क्या डिमांड चाहते हैं, वो कैसा देश चाहते हैं, वो भी अपने विचार प्रकट कर सके। तो ये सारा काम जो करने का जो श्रेय जाता है वो जा गया था किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो भी पूरा देश देश घूमे और ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारे कंट्री जो है ना छोटे छोटे राज्यों में बटे थे, जिसको बोलते थे प्रोविनेंसेस बोलते थे, प्रिंसली स्टेट्स बोला करते थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब उस स्टेट के जो मालिक थे, राजा थे, वो कोई इंडियन राजा हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स कंट्री में नहीं था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश में घूमे, सारे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे उनसे मिले और सबको एग्री करवा लिए कि देखिए जिस दिन आज़ाद होंगे आपको इंडिया में रहना है, बाकी कहीं आपको जाना नहीं है, ये सारा चीज़ आप डील कर लीजिए हमसे। तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके साथ में जो ब्लैक साड़ी में लेडी दिख रही है ये थी सरोजनी नायडू। इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान था। इनका योगदान इसलिए था कि बहुत ही चुनिंदा ऐसी लड़कियां थीं उस टाइम में, लड़कियां कहें या फिर वुमेन थे, जो आपके किसी भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती थी। पहला चीज़ ये कि बहुत कम उम्र में 12 साल की, 13 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, पहला चीज़। दूसरा, चाइल्ड डेथ का रेशियो बहुत ज़्यादा था कि बच्चियों को मार दिया जाता था बचपन में ही, किसी को बच्ची अपने रखना ही नहीं था। थर्ड चीज़ ये कि बच्चियों को पढ़ना अलाउ नहीं था स्कूल में। एक क्या कह सकते हैं, एक एक आइडिया था, आइडिया नहीं कहेंगे, एक रीमर था बंगाल में कि अगर कोई भी लेडी अगर पढ़ लेगी ना, और पढ़ने मान लीजिए उसने पढ़ लिया स्कूल में और उसकी शादी हो गई तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। बताइए, ये सारे जो है प्रेजुडाइज थे उस टाइम में कि अगर कोई बच्ची पढ़ लेगी तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, वो विधवा हो जाएगी। इस डर से बहुत सारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने। अब इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए हुआ कि नहीं भाई, हमें तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और सबकी सहमति से बनाना है, हम अपनी मनमानी नहीं करेंगे। तो ये फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये कवर पेज है जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए तो लिखा गया। अब इसमें टोटल मेंबर्स अगर देखेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट किया गया तो 300 के समथिंग में थे, ठीक है। अब 300 के समथिंग में थे तो आइडिया हुआ कि भाई इस बुक को लिखेगा कौन। इस जैसे हम तो आइडिया दे सकते हैं, जैसे क्लास में आप ही लोग बैठे, सपोज करिए 7 लोग 8 लोग हैं, तो क्लास में टीचर हैं, तो किसी भी टॉपिक पे सारे लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि लिखेगा कौन, मान लीजिए हम लोगों ने किसी डिस्प्यूट पे थे और कुछ पॉइंट्स आए तो उसको लिखेगा कौन। तो लिखने में बहुत लोग हिचकिचाते हैं। तो हुआ ये कि काम करते हैं, गांधी जी ने खुद ये आइडिया दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लोगों का आइडिया वो अपना आइडिया अपना पेन पेपर पे लिखें। और उस टाइम में बहुत, जैसे दलित कम्युनिटी को जानते हैं ना, जो जिनको बहुत नीच माना जाता है, तो उनके एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके बारे में क्लास 6 का जो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें बात होती थी किसके बारे में, डाइवर्सिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो ये जो
व्यक्ति थे ये महार कम्युनिटी के थे। महार का मतलब मोची होता है महाराष्ट्र में। तो ये महार कम्युनिटी के व्यक्ति थे। इनके पापा एक्चुअली में थोड़े से पढ़े लिखे थे, सरकारी जॉब थी, इसलिए इनको जो है पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। लंदन गए, वहाँ से इन्होंने कानून की पढ़ाई करी, एलएलबी किया था। उसके बाद में लॉयर बन गए, वकील बन गए। तो इनके पास कानून का बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज था, ब्रिटिशर से बात करने में। इनका हाव भाव देख के आप ये नहीं बता सकते थे कि ये किसी दलित कम्युनिटी के थे। तो इन्हीं को गांधी जी ने ये आइडिया दिया, जो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कि काम करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप क्या करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखने का राइट है, जो कमेटी होगी हेड, जिसको बोलेंगे ड्राफ्ट कमेटी, उस ड्राफ्ट कमेटी का आप इनको हेड बना दीजिए। ड्राफ्ट कमेटी का हेड बना दीजिए। उसके पीछे रीज़न ये था, पहला चीज़ कि ये लोअर कास्ट के हैं। तो लोअर कास्ट के हैं तो लोगों का सपोर्ट मिलेगा। लोग कहेंगे बताओ कि ऐसे ऐसे लोगों को जब रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम सबको रिस्पेक्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा। और दूसरा रीज़न ये था कि ये कानून के बारे में इनको बहुत ज़्यादा जानकारी थी, तो अगर कोई कहीं गलती भी करेगा तो उसको आइडिया भी दे पाएंगे। ये दो मेन रीज़न थे इनको जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का ड्राफ्ट कभी। अब ड्राफ्ट क्या हो गया, सपोज करिए आप बुक है, बुक ओपन करते हैं तो ये लिखा है ना यूनिट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, उसमें चैप्टर्स बने हुए हैं। तो वो जो लिस्टिंग की गई है ना, उसके बाद में बुक ओपन करते हैं तो प्रीफेस है, चैप्टर्स में क्या कंटेंट डालना है, उसी को बोलते हैं ड्राफ्ट। एक बार आप लिख के लाइए, फिर चेक करवाइए, उसमें कुछ अगर गलत लगेगा उसमें सुधार करेंगे। तो ये जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, इसमें 7 लोग थे। इनसे थोड़े ना हो पाता अकेले, इतनी मोटी बुक थी कॉन्स्टिट्यूशन वाली। तो जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसमें 7 लोग थे। उस 7 लोगों में से जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो चूंकि ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे और इन्हीं के नज़रों से सारी चीज़ें डिस्कशन हो के निकल रही थी, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही, इसलिए बोलते हैं। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये मानते थे कि देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, ये इसमें जो भी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट का मतलब वही दलित, इनका पार्टिसिपेशन तो होना मस्ट है। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ले रहे हैं तो इतना ज़्यादा आप शेड्यूल कास्ट को प्रोटेक्शन कम से कम तो हल्का फुल्का दे दीजिए कि उनके राइट्स को कोई वायलेट ना कर पाए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाए। सोसाइटी में देख रहे हैं ना कि हिंदुइज्म में भी लोअर कास्ट के लोगों की, जो भी हायर कास्ट के लोग हैं, इज्जत नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी बात का इनको डर था कि ऐसा फिर ना हो। अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा पावर में थी। कोई भी जितना भी उल्टा सीधा काम है, छोटे छोटे काम शेड्यूल कास्ट के लोग करेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं ना, तो कम से कम कुछ ऐसे राइट शेड्यूल कास्ट के लिए भी रखिए जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, नीडेड है, वो होने चाहिए। और ये हुआ भी। शेड्यूल कास्ट जो है हमेशा किस में जीते थे, हमेशा डर में जीते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ से जीते थे कि उनके साथ जो है हायर कास्ट के जो हिंदू ऑफिसर्स क्या क्या कर देंगे। इसीलिए हुआ कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी उन्होंने आइडिया दिया। किसने? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आइडिया दिया कि देखो, हम जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना, पहला चीज़, अगर हमको अपनी स्थिति सुधार करनी है तो हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो वो अपने कम्युनिटी के लोगों को ये एक एडवाइस के तौर पे कहते थे कि जो सबसे प्रोमिनेंट सर्विस होता है इंडिया का, वो है सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विसेज हो गई, गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट में कैसे आ सकते हो? तो उन्होंने इनकरेज किया लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, कि आप गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करिए, यानी चुनाव लड़िए, इलेक्शंस लड़के जीत के आए। अगर आपके पास पावर रहेगी तभी आप अपनी कम्युनिटी का भला कर सकते हो। या फिर वो नहीं कर सकते तो इतना पढ़िए लिखिए कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पास करिए, अधिकारी बनिए। जब अधिकारी आएंगे तो आप अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों की बहुत ज़्यादा क्या कर पाएंगे, रिस्पेक्ट एंड इज्जत कर पाएंगे, उनके राइट्स को दिला पाएंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको ख़त्म कर पाएंगे। तो ये सारे आइडिया जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, तब जाके फाइनली हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। अच्छा, जब बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें कुछ होंगे ना, इसका कुछ सीक्वेंस तो होगा ही, तो उसको बोलते हैं की फीचर्स। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का क्या मेन पर्पज़ है? तो उस मेन पर्पज़ को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के बारे में हमने आपको बताया है, एक बार और वीडियो बना देंगे इसके लिए अच्छे से प्रीएम्बल के बारे में। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि प्रीएम्बल क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिख दिया,
तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन निचोड़ हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख के रहे हैं, तो प्रियम्बल में बात होती है। पहला चीज़ कि वो हो गया प्रियम्बल। दूसरा, इसमें यूनिट्स बने हुए हैं टोटल। क्या बने हुए? यूनिट्स। यूनिट्स को बोलते हैं हम लोग पार्ट्स। क्या बोलते हैं? पार्ट्स। तो टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स थे 22, अभी नए वाले में है 25। ये नोट डाउन करते रहेंगे नोट्स पे, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई क्या? प्रियम्बल हो गई, पहली हो गई, जिसके बारे में हमने आपकी बुक पे ये प्रिंटेड भी होगा, इसको आपको लर्न होना चाहिए सबको। पहला हो गया प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लिख क्यों रहे हैं, क्या करना चाहते हैं इंडिया के साथ, सिटीजन्स को क्या देना चाहते हैं। दूसरी बात होती है पार्ट्स के बारे में। थर्ड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्केड्यूल। क्या बोलते हैं? स्केड्यूल का मतलब हो गया कि साइड से लिस्ट दी गई, जैसे बुक खत्म होता है ना तो लास्ट में चैप्टर दिया जाता है ग्लॉसरी का कि इस वर्ड की ये मीनिंग थी, इस वर्ड की ये मीनिंग थी, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल्स हैं। अब ये जो स्केड्यूल्स हैं टोटल पुराने वाले में थे 8 थे, अभी कितने हैं? 12 हैं। ये नोट डाउन कर लेंगे। आर्टिकल्स हैं, अब एक एक हर बात को लिखने के लिए एक एक लाइन में लिखी गई है, जैसे उसको आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स जो उस टाइम थे वो थे 395, 395। अभी कितने हैं 2021 में? तो हैं 448। कितने हैं? 448। 448 अभी आर्टिकल्स हैं। क्लियर हो गया? ये नोट डाउन कर लेंगे हम, जरूरी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक हमने प्रोमो देख लिया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब है इसमें बेसिकली है क्या। तो है क्या? हमने देखा एक प्रियम्बल है, कुछ पार्ट्स हैं, कुछ स्केड्यूल्स हैं, एंड देन उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं। अब ये तो हो गया उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, उसको बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको फीचर्स क्या है? फीचर्स में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी ना, हमारी जो गवर्नमेंट होगी क्या होगी? फेडरलिज्म होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला की फीचर्स क्या है? फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या है? प्रीवियस वीडियो में उनसे बात किया था। तब फेडरलिज्म का मतलब हो गया कि जहाँ पे भी जिस भी कंट्री में एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल लेवल हो गई, एक स्टेट लेवल हो गई, एक आपकी ग्राम पंचायत की लेवल की लोकल गवर्नमेंट हो गई। तो हमारे वहाँ क्या चलता है? फेडरलिज्म चलता है। हमारे वहाँ कोई एक व्यक्ति कंट्री को रूल नहीं करता, हमारे वहाँ राजा कंट्री के मालिक नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हम एक क्या है? फेडरल कंट्री, हमारे वहाँ फेडरलिज्म चलेगी। फेडरलिज्म का मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। हमारे वहाँ क्या होगा? स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, पंचायती राज का मतलब थर्ड टायर गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है। अब ये जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है ये लोकल लेवल का डेवलपमेंट करती है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट स्टेट के लेवल पर डेवलपमेंट का काम करती है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल का काम करती है। सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट में 2 लोग आते हैं, एक हो गया प्रेसिडेंट और दूसरा हो गया प्राइम मिनिस्टर, और साथ में उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। स्टेट लेवल पे आएंगे, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होते हैं और साथ में गवर्नर होते हैं। चीफ मिनिस्टर एक देन गवर्नर होते हैं, इनको अलग अलग काम दिया जाता है। और विलेज लेवल पे आएंगे, लोकल गवर्नमेंट 2 हो गए, एक विलेज वाले को बोलेंगे ग्राम पंचायत और शहर वाली को बोलेंगे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, लेवल होता है अलग अलग। तो ये सारी चीज़ें हैं, लिस्ट बनाई गई हैं अलग अलग कि जैसे किसको किस पे काम करना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से कुछ और फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट